नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की आधारभूत समानुपातिक प्रमेय व उसका विलोम। इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं क्योंकि इसे थेल्स प्रमेय ने बताया था। थेल्स ने एक महत्वपूर्ण परिभाषा भी दी थी कि दो त्रिभुजें समरूप कब होती हैं यदि उनके सभी कोण समान हों व संगत भुजाएं समानुपाती हों तो वे त्रिभुजें समरूप होती हैं। और यह भी है कि यदि दो त्रिभुजें समान कोणिक हैं यानी उनके कोण समान हैं तो उनकी भुजाएं भी समानुपाती होंगी। तो चलिए करते हैं थेल्स प्रमेय। क्या है इसकी परिभाषा, यानी ये स्टेटमेंट क्या है इसकी कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वह दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं। जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है ए बी सी और डी रेखा है जो इसके समांतर है, किसके, बी सी के। यहाँ डी समांतर बी सी। तो हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे ये जो डी थी ये इन दोनों भुजाओं को यानी ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करेगी। यानी हमें सिद्ध करना है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। दिया हमें यही लिख देंगे कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बी सी के समांतर एक रेखा डी ई खींची गई है जो ए बी व ए सी को क्रमशः डी व ई पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध क्या करना है हमें, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। इसमें हम रचना करेंगे कि दो लंब खींचेंगे कि डी एम लंब ए सी पर व ई एन लंब ए बी पर खींचा। और दूसरा क्या है कि बी सी और बी ई को मिला देंगे, वह डी सी तथा बी ई को मिलाया। अब देखिए हम करेंगे क्या, हमें क्या चाहिए, ए डी और डी बी। हम करेंगे क्या, हम त्रिभुज ले लेंगे ए डी ई और इसका निकाल देंगे क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ई में देखिए ए डी ई ये लंब है ई से एन, किस पे, ए डी पे। तो ये क्या है, त्रिभुज का आधार और ई एन है इसकी ऊंचाई। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि आधार तो है हमारे पास ए डी और ऊंचाई यानी कि लंब हमारे पास है ई एन। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देते हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ से देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास 1/2, आधार है हमारे पास ए डी और ऊंचाई है ई एन। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरी हमने त्रिभुज लेनी है बी डी ई। त्रिभुज बी डी ई में देखिए आधार तो हमारे पास है बी डी और यहाँ लंब क्या होगा, देखिए एक रेखा पर लंब एक ही गिर सकता है। ये ए बी पूरी रेखा थी, भुजा थी, इस पर लंब तो हम ई एन ही लेंगे यानी उसकी शीर्ष से ऊंचाई वो क्या है, ई एन ही है। क्योंकि ये ई थी त्रिभुज इसलिए त्रिभुज थी बी डी ई, तो ई से लंब यही गिरेगा यानी ऊंचाई जो है क्या आ जाएगी, ई एन। तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल वो क्या आ जाएगा, 1/2 गुना आधार यानी बी डी और ऊंचाई यानी ई एन। तो इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 को भाग करने पर, क्योंकि हमें ए डी बटे
बी डी या डी बी चाहिए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना ए डी गुना ई एन बटे में 1/2 गुना ए डी गुना बी डी गुना ई एन से ई एन कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, हमारे पास क्या बचेगा ए डी बटे बी डी। इसको नाम दे सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। तो देखिए जिस प्रकार से हमने ए डी ई और बी डी ई का क्षेत्रफल निकाला, इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ से भी लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में। देखिए यहाँ पर हम इधर से लेते हैं, इधर से आधार क्या है ए ई और लंब होगा डी एम, यानी आधार हमारे पास आ जाएगा ए ई और लंब आ जाएगा डी एम। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल हमारे पास हो जाएगा 1/2 गुना आधार है ए ई गुना लंब है डी एम। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 4। और इसी प्रकार से हम लिखेंगे इस बार त्रिभुज हमारे पास लेनी है डी ई सी। त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। देखिए डी ई सी में आधार क्या है सी ई या ई सी और लंब वही जो हमने पहले लिया यानी डी एम, क्योंकि डी इसका शीर्ष है तो गुना ई सी गुना डी एम। ये आ गई समीकरण नंबर 5। तो क्या लिखेंगे समीकरण नंबर 4 व 5 को भाग करने पर, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल था 1/2 गुना ए ई गुना डी एम और त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल हमारे पास आया 1/2 गुना ई सी गुना डी एम। तो डी एम से डी एम कटा, 1/2 से 1/2 कटा, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा बटे में त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, ये हमारे पास आ जाएगा ए ई बटे ई सी। इसको नाम दे सकते हैं समीकरण नंबर 6। अब देखिए हमें क्या दिखाना है, समीकरण नंबर 3 से तो हमारे पास आया ए डी बटे डी बी, समीकरण नंबर 6 से आया ए ई बटे ई सी। अब ये दोनों बराबर कब होंगे, देखिए हमारे पास है ए डी ई का क्षेत्रफल और डी ई सी का क्षेत्रफल, और समीकरण नंबर 3 है हमारे पास ए डी ई का क्षेत्रफल बटे बी डी ई का क्षेत्रफल। तो हमारा काम क्या है, जो नीचे है बी डी ई का क्षेत्रफल उसे डी ई सी के क्षेत्रफल के बराबर दिखाना। तो अब देखते हैं, देखो बी डी ई और डी ई सी या सी डी ई दोनों ही सेम आधार डी ई पे बने हुए हैं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो हमने 9th क्लास में किया था, यदि ऐसा हो तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो लिख देंगे कि त्रिभुज बी डी ई व त्रिभुज डी ई सी समान आधार तथा समान या एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। जब ऐसा हो जाए तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यानी त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज
DEC का क्षेत्रफल। तो इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 7। अब देखिए समीकरण नंबर 3, 6 व 7 से। देखिए 3 में क्या था, 3 में था कि ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर है AD बटे BD। और 6 में था त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर है AE बटे EC। और 7 में है कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। यानी जो नीचे वाले हर थे त्रिभुज समीकरण नंबर 3 और 6 में वो बराबर हो गए। जब यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई तो क्या होगी, उनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। यानी यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि AD बटे DB या BD बराबर AE बटे EC। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए करते हैं आज की दूसरी थ्योरम, थेल्स प्रमेय का विलोम यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम। क्या है विलोम में कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो सिद्ध करो कि वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। जैसे पिछली थ्योरम में क्या था, पिछली थ्योरम में था कि एक रेखा तीसरी भुजा के समांतर थी, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती थी। हमें यहाँ सिद्ध करना है कि ये दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है और ये क्या सिद्ध करना है कि ये तीसरी भुजा के समांतर है। तो चलिए त्रिभुज ABC ली हमने, तो दिया है, हम क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC में AD बटे DB बराबर है AE बटे EC। सीधी क्या करना है हमें, DE समांतर BC। हमने एक रचना करी है यहाँ पे, मैंने पहले ही कर दिया उसको, कि एक रेखा ले ली DE समांतर डैश कि माना यदि संभव हो, ये रचना की है हमने एक कि DE डैश समांतर है BC के। क्योंकि वो इसलिए कहा है क्योंकि एक रेखा के समांतर एक बिंदु से तो एक ही रेखा होगी, अन्य रेखा नहीं होगी। तो DE डैश हमने ले ली BC के समांतर। तो चलिए प्रमाण करते हैं। देखिए क्योंकि पहले दिया है हमें AD बटे DB बराबर AE बटे EC, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। और ये दिया है हमें पहले ही। दूसरा हमने कहा तथा, दूसरा क्या है कि DE डैश समांतर है BC के। जब किसी त्रिभुज में कोई रेखा किसी तीसरी भुजा के समांतर हो तो थेल्स प्रमेय क्या कहती थी कि अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो इसलिए AD बटे DB बराबर AE डैश बटे में E डैश C। तो यहाँ से क्या लिख देना है कि थेल्स प्रमेय द्वारा। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 से यदि देखें तो AD बटे DB यानी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है। यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो क्या होगा, इनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। देखिए क्या आएगा, AE बटे EC समीकरण नंबर 1 से आ गया और इधर से क्या आएगा AE डैश बटे में E डैश C। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। अब एक कब जोड़ते हैं, जब हमें पूरी भुजा चाहिए होती है, हमें AC चाहिए दोनों के ऊपर, तो हम इसमें इसलिए एक जोड़ देते हैं। तो क्या आएगा AE बटे EC जमा 1 बराबर AE डैश बटे E डैश C जमा 1। देखिए दोनों का इसका लघुत्तम आ जाएगा EC यानी AE जमा EC, और यहाँ से आ जाएगा AE डैश जमा E डैश C बटे में E डैश C। तो अब यहाँ से देखिए AE जमा EC, देखिए फिगर से AE जमा EC ये पूरा मिलके बन गया AC बटे EC बराबर है। इसी प्रकार से है AE डैश E डैश C, ये भी मिलके पूरा बन गया EC
यानी ए सी बटे ई सी, ए सी बटे ई डैश सी। तो ए सी से ए सी कट जाएगा, हमारे पास बचा 1 बटे ई सी बराबर 1 बटे ई डैश सी। यदि आर पर इसकी गुना कर दें तो यहाँ से आ जाएगा ई सी बराबर ई डैश सी। इसका मतलब क्या है कि ई सी ई डैश सी के बराबर आ गया। यानी देखिए ई सी यदि ई डैश सी के बराबर है तो दोनों को यदि घटा दें, यानी ई डैश सी माइनस ई सी बराबर है, देखिए ई डैश सी माइनस ई सी, क्या बचा ई डैश, यानी क्या आ गया ई डैश ई, है ना, क्या आ गया ई डैश सी। और ये किसके बराबर आया था 0 के। यहाँ से देखिए ये दोनों इसको इधर ले गए तो ये किसके बराबर आ गया 0 के। इसका मतलब क्या है कि ई डैश ई जो है वो 0 के बराबर आ गया। अब यदि ये दूरी जो है ई डैश ई 0 है, इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो इसका मतलब क्या है कि जो ई डैश बिंदु था वो क्या है, या तो ई है या ई बिंदु ही ई डैश है। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः ई डैश व ई एक ही बिंदु हैं। जब एक ही बिंदु है तो डी ई डैश समांतर बी सी कहा था, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसलिए डी ई समांतर बी सी। और हमारी ये रचना यानी हमारी ये थेल्स प्रमेय का विलोम जो है वो सिद्ध हो गया। तो आज के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।